आज हम क्लास 12th में करने वाले हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर जो है उसमें नाम से ही पता चल रहा है हम पी ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी समरी जान लेते हैं, थोड़े जनरल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, दिस कंप्राइजेज 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप होते हैं इसमें। कौन से ग्रुप होते हैं इसमें? ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनकी है NS2 NP1 to 6। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि सभी एलिमेंट्स में, इस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सब्सिक्वेंटली फिल अप होते चले जाते हैं 1 से लेके 6 तक। तो अकॉर्डिंगली 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 ग्रुप है, तो 6 इलेक्ट्रॉन सब्सिक्वेंटली फिल अप होते चले जाते हैं ग्रुप्स में। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी। ग्रुप्स कौन से हैं? अब हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है उन ग्रुप्स के? सबके यूनिक नेम है। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 जो है उसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। फिर है आपका ग्रुप नंबर 14, इसे बोला जाता है कार्बन फैमिली। फिर है आपका ग्रुप नंबर 15, इसे बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। फिर है आपका ग्रुप नंबर 16, जिसे बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। फिर है आपका ग्रुप नंबर 17, जिसे बोलते हैं हम हेलोजेंस। एंड लास्ट वन दैट इज ग्रुप नंबर 18, इसके एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल गैसेस। तो मैंने आपको सभी के यूनिट नाम बता दिए हैं। ये जो नाम है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये फैमिली है अकॉर्डिंग टू देयर हेड। जो फर्स्ट मेंबर है इन ग्रुप का उसके अकॉर्डिंगली उनके नाम है। उसके अलावा 17 और 18 के थोड़े अलग नाम है, वो उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताती हूँ इसके बारे में। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो कि ग्रुप 18 में प्रेजेंट है, ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू पी ब्लॉक आर रिएक्टिव। नोबल गैसेस को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव है पी ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट्स। और मैं आपको और बात बताती हूँ इसके बारे में। ओनली ब्लॉक, दिस इज द ओनली ब्लॉक, पी ब्लॉक सिर्फ ऐसा, सिर्फ यही ब्लॉक है इन द पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में सिर्फ यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें इंक्लूड होते हैं all 3 types of elements। तो यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स है। कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिन्हें हम सेमी मेटल्स
मेटल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो known as representative elements। तो इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में भी की है। तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है पी ब्लॉक, उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब हम वन बाय वन ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं, लेकिन याद दिला दूं मैं आपको, हम यहां पर ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 और 18 यही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हम यही? क्योंकि हम ग्रुप नंबर 13 और 14 क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट से, दैट इज द नाइट्रोजन फैमिली। So let's start up with the group 15, जिसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है। इसमें है नाइट्रोजन N, जिसका सिंबल है, फिर है फॉस्फोरस, इसका सिंबल P है, फिर है आर्सेनिक, जिसका सिंबल AS है, फिर है एंटीमनी, जिसका सिंबल SB है, फिर है बिस्मथ, जिसका सिंबल है BI। इसमें बता दूं मैं आपको कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपके हैं नॉन मेटल्स, फिर आपके आर्सेनिक और एंटीमनी है मेटलॉइड्स, बिस्मथ है एक मेटल, एक तरह से एक मॉडरेट मेटल है। अब मैं आपको बता देती हूं इनके बारे में कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स आर sometimes called निकोजेंस, इनको कभी कभी निकोजेंस भी बोला जाता है, and their compounds are, इनके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? निकोमाइड्स। इनके कंपाउंड्स को निकोमाइड्स बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को निकोजेंस भी बोला जाता है। आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि जो निकोजेन वर्ड है वो कहां से आया है। ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड नोमेजेंस से। इस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है निकोजेंस वर्ड। अब इसके बारे में मैं और बताती हूं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें मेनली इसमें क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली होता है नाइट्रोजन। आपको पता है इस चीज का 79% नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन
21%। ये परसेंटेज मैंने वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली दी है, तो इतना परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिसमें से नाइट्रोजन इस ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 3 का। फिर मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में, अकरेंस। ये अकर कैसे करता है, कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी अकरेंस, कहाँ मिलता है। जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, जो कि मैंने आपको अभी बताया, राइट। और कंबाइंड स्टेट में, इन कंबाइंड स्टेट में कहाँ मिलता है नाइट्रोजन, इट इज मेजर constituent of proteins। तो ये जान लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो ये एयर में प्रेजेंट है N2 की फॉर्म में, लेकिन कंबाइंड स्टेट की बात की जाए तो कंबाइंड स्टेट में प्रोटीन्स में जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजरली वो प्रोटीन्स में पाया जाता है इन कंबाइंड स्टेट। उसके अलावा compounds like पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम साल्ट पेटर बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट, जिसको हम चिले साल्ट पेटर बोलते हैं, अमोनिया, अमोनियम कंपाउंड्स एंड फर्टिलाइजर्स। और जो फर्टिलाइजर्स है जैसे कि यूरिया और जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर है, इन सभी कंपाउंड्स में जो भी अभी मैंने लिखे हैं, दे ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। इन सभी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये तो बात की मैंने नाइट्रोजन की, मॉलिक्यूलर क्या, इनफैक्ट मैंने नाइट्रोजन की बात की है। ये सारी मॉलिक्यूलर कहाँ प्रेजेंट होता है, कंबाइंड स्टेट में कहाँ प्रेजेंट होता है, कंपाउंड्स कौन से हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे फॉस्फेट की। फॉस्फेट इज 10th एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस। अगर मैं अबंडेंस की बात करूं तो 10वां ऐसा एलिमेंट है जो अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट पे, ऑन द अर्थ क्रस्ट पे 10वें नंबर पे है अबंडेंस के केस में। एंड इट इज रिएक्टिव नॉन मेटल, एक रिएक्टिव नॉन मेटल है ये, और रिएक्टिव होने की वजह से ये एग्जिस्ट
करता है इन द कंबाइंड स्टेट, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है तो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगा। कैसे? इन द किस फॉर्म में मिलेगा? ये मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है। फॉर्मूला है Ca2PO4 6CaX2, जहां पे X हो सकता है FClOH में से कुछ भी। राइट, एग्जाम्पल बता देती हूं मैं आपको। फॉस्फेट, इनफैक्ट फ्लोरेपेटाइट, जो एक फॉस्फेट जिसमें जिस फॉर्म में मिलता है वो बता रही हूँ। फ्लोरेपेटाइट है एपेटाइट फैमिली का, जिसका फॉर्मूला है Ca2PO4 6CaF2। X को रिप्लेस करके F आ गया है, वहां X2 है मतलब यहाँ F2 आ जाएगा, जो क्या है? which are the, ये मिनरल जो होते हैं, these are the main constituent of phosphate rocks। जो फॉस्फेट की चट्टानें हैं उसमें ये फ्लोरेपेटाइट पाया जाता है। राइट, फॉस्फेट रॉक्स में ये मिलता है। उसके अलावा फॉस्फेट इज important constituent of animal and प्लांट मैटर। एनिमल और प्लांट मैटर में भी ये पाया जाता है, मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स में भी फॉस्फेट मिलता है। उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में भी फॉस्फेट मिलता है, पता ही होगा आपको। बोन्स और टीथ में भी मिलता है, जो कि एक तरह से लिविंग सेल्स है। फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? मिल्क में और एग्स। फॉस्फोप्रोटीन्स की फॉर्म में फॉस्फेट मिलता है और वो मिल्क और एग्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। जो बचे हुए आपके एलिमेंट्स रह गए उनकी अक्रेंस के बारे में बताऊं तो मैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है। तो ये बात हो गई अक्रेंस की। अब हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं अभी प्रॉपर्टीज में, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो एक बार फिर से हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, आर्सेनिक Ar, एंटीमनी Sb और बिस्मथ Bi। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं,
कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो एक बार फिर से लिख रही हूँ मैं, NS2 NP126 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए नाइट्रोजन का है 1s2 2s2 2p3। फिर आगे इस नाइट्रोजन के केस के अंदर सबसे पहले देखिए आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सेकंड है। फास्फोरस में थर्ड होगी क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ 2 है आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5 होगी, यहाँ 6 होगी। तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आर्सेनिक की होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p3। ये आर्सेनिक की होगी। अब एंटीमनी की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s 3d10 है 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p3। लास्ट एलिमेंट बिस्मुथ की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। इनफैक्ट यहाँ पे आपका f ऑर्बिटल भी आ जाएगा। 4d10 के बाद आपका आ जाएगा 4f14 क्योंकि f ऑर्बिटल भी आ जाता है इस केस के अंदर। तो 4f14 फिर आएगा 5s2 5p6 5d10 उसके बाद 6s2 और 6p3। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी और ये वाली इसकी। तो आप देख सकते हो इसमें आउटर मोस्ट शेल 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है। तो इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे 2p3 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 3p3 4p3 5p3 और 6p3 है। मतलब सभी का p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। सो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू हाफ फिल्ड p orbital they are expected to be stable। ये स्टेबल है। और N2 का N2 की अगर मैं बात करूं तो N2 इज inert under normal कंडीशंस। तो N2 तो नॉर्मल कंडीशंस में इनर्ट ही होती है। तो यहां इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं दे आर स्टेबल। तो हम कह भी सकते हैं कि दे आर लेस रिएक्टिव एक तरह से। So this was about the electronic configuration of these elements. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस।
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पढ़ेंगे अब हम। तो एक जनरल बात करें तो हम क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ के आए हैं तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, ये क्या करता है, डिक्रीजेस डाउन द एटॉमिक और आयनिक रेडियस increases down the group। एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपने देखा था किस तरह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जाती है। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज तो बढ़ना ही है, अकॉर्डिंगली एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो ये हो गई आपके एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताती हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के केस में मैं आपको बताऊंगी कोवेलेंट रेडियस पिकोमीटर्स में, और बताऊंगी आयनिक रेडियस पिकोमीटर्स में, दोनों बताऊंगी। तो देखिए, नाइट्रोजन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो है 70, फॉस्फोरस का है 110, आर्सेनिक का है 121, एंटीमनी का है 121, बिस्मथ का है 148। तो आप देख सकते हैं कि ये 70 से 110 बड़ा इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां जाने पे ये 141 है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और यहां भी इंक्रीज हो रहा है। तो काफी इंक्रीज हो रहा है इसमें। लेकिन यहां से जब यहां जा रहे हैं तो देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज, एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इन केसेस में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। डी और एफ ऑर्बिटल के कारण जो है इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाता साइज। फिर उसके बाद हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं। इसका है 171, N3 नेगेटिव आयन का। इसका है 212, P3 नेगेटिव आयन, P3 नेगेटिव आयन का। इसका है 222, AS3 नेगेटिव आयन का। इसका है 76, Sb3 पॉजिटिव आयन का। और इसका है 103, यह है Bi3 पॉजिटिव आयन का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आप आयंस देख लीजिए, यहाँ नेगेटिवली चार्ज आयन है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, वहां पॉजिटिव है, दोनों की तरफ। तो यूं इधर मैं बात करूं तो मैं इन तीनों को एक साथ कंपेयर कर सकती हूँ, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन मुझे अलग करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं इन दोनों का अगर कंपैरिजन करूं तो उसका रीजन भी अलग है। तो जरा देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, एनायंस हैं, तो डाउन द ग्रुप इनके साइजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। लेकिन जब यहाँ और यहाँ एक एनायन का एक कैटायन से मैं अगर जो कंपैरिजन करूं तो आपको पता ही है कि कैटायन का जो रेडियस होता है वो कम ही होता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं। तो उसकी शेल जो है, उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, फिर वो टाइटली पैक हो जाते हैं, क्योंकि लूज कर दिया तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को वो टाइटली पैक कर लेता है, साइज छोटा हो जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करूं तो कैटायन का रेडियस एनायन से तो छोटा ही होगा। तो इसका तो ये रीजन है।
फिर उसके बाद अब कैटायन कैटायन का जो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना है और वो हो भी रहा है, तो ये इसका कंपैरिजन हो गया। तो यहां मैं आपको बता दूं, यहां इधर भी आपको बता देती हूँ, यहां इन केसेस के अंदर स्मॉल इंक्रीज है, तो स्मॉल इंक्रीज, साइज में स्मॉल इंक्रीज है, क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ completely filled d and या और f orbitals in heavier elements। तो यहां इन दोनों के केस में जब यहां नाइट्रोजन से फास्फोरस पे आते हैं तो यहां इस केस के अंदर डी और एफ ऑर्बिटल आते नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा ही होगा, तो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, प्रॉपर इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ आगे इंक्रीज कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं हैवी एलिमेंट्स में, जिसकी वजह से इनके साइज इंक्रीज इतने ज्यादा नहीं होते। तो ये हो गई बात एटॉमिक और आयनिक रेडियस की। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करते हैं। अब हम जनरल अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करती है आपको इसका भी पता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़े हैं। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ filled p orbitals and small size, the ionization enthalpy of group 15 is greater than आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14, क्योंकि 14 ग्रुप के कंपैरेटिवली जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनके ज्यादा छोटे साइज होते हैं, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 14। क्योंकि अलोंग अ पीरियड जब आप जाते हो तो साइज घटता है, तो 14 का साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 40। और एक चीज बता दूं मैं आपको, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 is less than ionization enthalpy 2 is less than ionization enthalpy 3। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते जाओगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करेंगे, और इनके बारे में मैं बताऊंगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज। 1402 ये इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट, सेकेंड है 2856, थर्ड है 4577। फास्फोरस के केस में 1012 है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
1903 है इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और 2910 है इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। 947 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ arsenic, then 1798, then 2736। एंटीमनी की बात करते हैं 834 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, 1595 सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, 2443 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिस्मथ के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 703, 1610 है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड है 2466 किलो जूल पर मोल में है। ये इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अभी यहाँ डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पशंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो या सेकंड हो या थर्ड हो, मोस्टली सब में अलोंग ये तो डाउन द ग्रुप है, अलोंग नहीं है, ये डाउन द ग्रुप आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ऐसे आते हैं। तो डाउन द ग्रुप इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, तो वो घट रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको घट रही है। लेकिन जो अगर मैं एक की ही बात करूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सेकंड उससे ज्यादा है, थर्ड सबसे ज्यादा है। तो सभी केस में यही चीज देखने को मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए 1903, फिर 1798, फिर 1595 है। और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसके बाद वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये जो होनी चाहिए थी, ये कम होनी चाहिए थी। लेकिन ये वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली इस सामने वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है। अब वो क्यों हुआ वो भी डिस्कस करना पड़ेगा, ये ऐसा क्यों हुआ। उसके अलावा इसके बाद वाली ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी ज्यादा है। ये क्यों हुआ, इसका रीजन मैं बता देती हूँ। इसका रीजन है ड्यू टू 14,4f इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू 14,4f इलेक्ट्रॉन, जो 14,4f इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड ही नहीं करता न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा ही लगती है। इसीलिए यहां से यहां जाने पे 14 के 14 4f इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीन नहीं करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होने के कारण यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगती है। This is the reason. So this was about the ionization enthalpy. Next discuss करेंगे हम property that is electronegativity. Next property जो हम discuss करेंगे वो है electronegativity. Electronegativity discuss करने वाले हैं अब हम। तो इनकी ग्रुप की बात करूं, ग्रुप 50 एलिमेंट्स की बात करूं तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू स्मॉल साइज एंड रिक्वायरमेंट of only 3 electrons to have ns2np6 configuration। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके दो कारण हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि इनकी कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 6 + 1 2 ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। और इनमें भी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इनमें है वो नाइट्रोजन है। एंड द
electronegativity value and the value decreases down the group. तो जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी और टॉप मोस्ट वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बताऊंगी मैं. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करते हैं. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, फॉस्फोरस की 2.1 है, आर्सेनिक की 2 है, एंटीमनी की 1.9 है और बिस्मथ की भी 1.9 है. तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख सकते हो. डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है. इन दोनों की सिमिलर इसलिए है ड्यू टू द इंटरवेनिंग 4f इलेक्ट्रॉन, उन्हीं की वजह से. तो इन दोनों की लगभग सिमिलर ही होती है. तो दिस वाज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में करेंगे? हम मेटालिक नेचर के बारे में करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे अब हम. तो इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे है. तो बताया था नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपके नॉन मेटल्स है. फिर उसके बाद आर्सेनिक और आपका एंटीमनी ये मेटलॉइड्स है और बिस्मथ मेटल है. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. तो इसको देख के ही आप बता सकते हो कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्योंकि साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है आपका मेटालिक कैरेक्टर और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एलोट्रॉपी. Except nitrogen and bismuth, all elements show एलोट्रॉपी. सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के. फॉस्फोरस भी शो करता है और आर्सेनिक भी शो करता है और आपका एंटीमनी भी शो करता है. फॉस्फोरस वाइट, रेड, ब्लैक, स्कारलेट और वॉयलेट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं इन कलर्स में. आर्सेनिक आपका ग्रे, येलो और ब्लैक एलोट्रॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और आपका एंटीमनी येलो और ब्लैक में. तो ये हो गई एलोट्रॉपी की बात. नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट्स की. तो ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक. सारे पॉलीएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, बस डायनाइट्रोजन मतलब कि N2 इज गैस. सिर्फ डायनाइट्रोजन गैस है एंड while
अदर्स, बाकी सारे क्या हैं, अदर्स आर सॉलिड्स, बाकी सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, सिर्फ डाइनाइट्रोजन ही गैस है और पॉलीएटॉमिक तो मिलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, आर्सेनिक तक तो इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट, एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है, एंड आर्सेनिक तक तो इंक्रीज होगा, फिर बिस्मथ तक डिक्रीज होगा। सो दीज वाज फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15